Good morning, students. In our last class, we have discussed the endoplasmic reticulum, right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the lysosome. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. जो lysosomes होते हैं वो वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं हमारे सेल्स में. Lysosome help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. जो लाइसोसोम हैं वो फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके हमारे सेल को क्लीन करने का काम करते हैं. फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as old organelle end up in the lysosome which break them up into small pieces. तो फॉरेन मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. फॉरेन मटेरियल में कोई भी बाहरी सब्सटेंस जो कि सेल में एंटर कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई फूड मटेरियल या जो पुराने ऑर्गेनल्स जो अब डेड हो चुके हैं उनको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है. Lysosome. Lysosome are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all the organic material. Lysosome के फंक्शन ये काम कर पाते हैं क्योंकि उनमें एक बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिससे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको वो इजीली ब्रेक डाउन कर पाते हैं. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाएंगे और जो एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे. Therefore, lysosome are also known as suicide bags of the cell. और इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी बोला जाता है सेल का. स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनकी एक मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सैक फिल्ड होता है और उस सैक में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. These enzymes are made by RER, that is rough endoplasmic reticulum. ये जो एंजाइम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं. Now the next is mitochondria. Mitochondria are known as the powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. तो हमको हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग्स होती हैं उनके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is adenosine triphosphate molecules. ATP is known as energy currency of the cell. जो ATP होता है, ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं सेल का. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. जो बॉडी होती है वो एनर्जी रिलीज़ करती द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP. ATP में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हमारी बॉडी यूज़ करती है बाय मेकिंग केमिकल कंपाउंड्स फॉर मैकेनिकल वर्क. कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनाकर ये जो बॉडी होती है वो उस ATP को यूज़ करती है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1. माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 कवरिंग्स होती हैं. बाकी सब ऑर्गेनल्स पे एक ही कवरिंग होती है बट माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड. जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है जबकि जो इनर लेयर होती है वो डीपली फोल्डेड होती है.
right? These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. और ये जो folds होते हैं वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Mitochondria स्ट्रेंज एक अलग तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं. क्यों अलग तरीके के होते हैं? क्योंकि उनमें अपना खुद का डीएनए होता है और उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपने खुद के प्रोटीन्स भी जनरेट कर सकते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. जो प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट दैट इज कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिक्स. प्लास्टिड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें कलर्ड प्लास्टिड्स आ जाएंगे और ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड्स आ जाएंगे. प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. ऐसा प्लास्टिड जिसमें कि क्लोरोफिल फिल्ड अप होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए. प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये चीज़ हमको पता है. क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज कलर पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज कलर का भी पिगमेंट होता है. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil, protein granules are stored. Leucoplast ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सब स्टोर होते हैं. राइट. द इंटरनल organization of the plastid contain the numerous membrane layers embedded in a material called stroma. जो इन प्लास्टिड्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं जिसके कारण जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अगर हम बाहरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही लगते हैं. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. और प्लास्टिड्स की ही तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ डिस्कस करते हैं. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज सैक का काम करते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल while plant cell have very large vacuoles. एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स may occupy 50 to 90% of the cell volume. जो कुछ प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल होता है वो 50 से 90% स्पेस को कवर करता है इन द सेल. The plant cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cells. जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें सैप भरा हुआ होता है और जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम भी यही करते हैं. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. इन वैक्यूल्स में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट
सब्सटेंस जो हैं वो फिल्ड होते हैं. These includes amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ अलग अलग तरह के प्रोटीन्स. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuoles contain the food items that the amoeba has consumed. अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो वैक्यूल्स होते हैं वो उस चीज़ को स्टोर करते हैं जो कि अमीबा ने कंज्यूम की है. मतलब जो अमीबा खाएगा उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? वैक्यूल. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो कि जो एक्सेस वाटर होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम भी करते हैं. राइट. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. हर एक सेल अपना स्ट्रक्चर उसको मिलता है, वो अब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्रॉपर फंक्शन करता है हमारी बॉडी में. क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन के कारण एज वेल एज उसके दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के कारण. क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल का और मेम्ब्रेन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल में. द सेल डज हैव अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो सेल होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, obtaining nutrition and clearing of the waste material and forming new proteins. इसीलिए हर एक सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करना और प्रोटीन का सिंथेसिस. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms. इसीलिए जो सेल्स हैं वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं. इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, वेदर इट बी द स्ट्रक्चरल यूनिट और इट बी द फंक्शनल यूनिट, वो क्या होगी? सेल. एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की. द फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ द सेल. जो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है? सेल. सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जो सेल्स होते हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं. मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उनको कवर करके रखती है. और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स से. द सेल मेम्ब्रेन इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल. इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटर एनवायरनमेंट. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का एक एक्टिव पार्ट होती है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि बाहर से चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए परमिट करती है और अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन प्लांट सेल, अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंड दैट इज़ द सेल वॉल. जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है. The presence of cell wall enables the cell of plant, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. तो ये जो सेल वॉल होती है उसी के कारण जो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो हाइपोटोनिक मीडिया में भी रह सकते हैं बिना बर्स्ट किए हुए.
The nucleus in the eukaryotic is separated from cytoplasm by double layer membrane and it directs the life process of the cell. हमने पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस के अराउंड एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, राइट. द ईआर फंक्शन बोथ as a passageway for intracellular transport and as manufacturing surface. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो काम करता है. इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का भी काम वही करता है और एक मैन्युफैक्चरिंग सरफेस का भी काम वही करता है, राइट. ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की थी इन द टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं वो बहुत सारे स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं जिनका काम क्या होता है, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना सब्सटेंसेस को जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उनको, राइट. Most plant cells have large numerous organelles called plastids which are of two types, chromoplast and leucoplast. ज़्यादातर प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जो कि दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट वो जो कलरलेस होते हैं और क्रोमोप्लास्ट वो जो कि कलरफुल होते हैं, राइट. क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब क्रोमोप्लास्ट में भी ऐसे ग्रैन्यूल्स या ऐसे प्लास्टिड्स जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. और आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज. ल्यूकोप्लास्ट का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज का. मोस्ट मैच्योर plant cells have a large central vacuole that help to maintain the turgidity of the cell and stores important substances including waste. बहुत सारे सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जो कि सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं एज वेल एज जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम भी, या जो वेस्ट मटेरियल है वो बेसिकली इसी में स्टोर होकर फिर सेल से बाहर निकलता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. देयर chromoplasts are composed of only nucleic acids and they have very few small ribosomes as organelles. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. और उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो केवल न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं एंड दे हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ राइबोसोम्स एज द ऑर्गेनल्स. और उनमें ऑर्गेनल्स के नाम पे केवल कुछ राइबोसोम्स होते हैं और बाकी के कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो उनमें एब्सेंट होते हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, राइट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. हमने सेल्स को बहुत डीप में समझा इस चैप्टर में, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, उन सब की क्या फंक्शनिंग होती है और वो कैसे एक सेल हमारी बॉडी में इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जो हैं उनको प्ले करता है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.